हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने टीजीटी बायोलॉजी 2016 का एग्ज़ाम अभी हाल में दिया है, तो उनके लिए मैं पार्ट 1 एक्सप्लेन कर चुका हूं टीजीटी बायोलॉजी 2016 के पेपर का, और उसका मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो होप करता हूं कि टीजीटी बायोलॉजी 2016 के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे इसको ज़रूर देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन से जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको और इम्प्रूव या बेहतर बनाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस पार्ट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 66 नंबर का क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग। तो हमारा 66 क्वेश्चन क्या है वो आप देखेंगे। एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस शेलॉक इज गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिससे शेलॉक ऑब्टेन किया जाता है या वो शेलॉक को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में बॉम्बैक्स मोरी दिया है बी ऑप्शन पे। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो मोरस अल्बा पर ग्रो करता है, तो उससे शेलॉक डेवलप नहीं होता। एक लैसीफेरा लैका दिया है, लैकीफेरा लैका भी कहते हैं इसको। लैकीफेरा लैका को हम लाख कीट भी कहते हैं। तो इसी से ही शेलॉक ऑब्टेन किया जाता है, ये शेलॉक को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा, हम सी आंसर के साथ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। जो गिवन ऑप्शन में एनिमल्स दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो व्हील ऑर्गन जिसके पास प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हील ऑर्गन बेसिकली होता क्या है। एक्चुअल में व्हील ऑर्गन को हम सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर भी कहते हैं, और ये एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इनगेशन ऑफ फूड में हेल्प करने का काम करते हैं। मतलब क्या कि सर्कुलर करंट्स इन वाटर प्रोड्यूस करके, वाटर में सर्कुलर करंट्स डेवलप करके ये फूड को इनगेस करते हैं, इनगेशन करते हैं उसका। तो दैट मीन्स दे हेल्प इन डाइजेशन। और ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा क्लास सब फाइलम का, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। एक्चुअली में आप ये भी जानते हैं कि जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दो सब फाइलम बनाए गए हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दो सब फाइलम बनाए गए हैं, और एक सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा होता है और दूसरे वाला सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा होता है। तो ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है, इसके अंदर आने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें ये व्हील ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, डेवलप होते हैं, जिनका काम इनगेशन ऑफ फूड करने का होता है। तो अब इस सिफेलोकॉर्डेटा का एक एनिमल होता है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फीओक्सस, या उसको लैंसिलेट भी कहते हैं। ये टिपिकल टाइप का कॉर्डेट होता है। ये ऐसा कॉर्डेट्स होता है जिसमें मतलब सभी कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल भी कहते हैं। तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है एम्फीओक्सस, इसी को हम ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसिलेट भी कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसका फंक्शन क्या मैंने बता दिया है, इनकेस में फूड करने का काम करता है। हर्ड माने के ऊपर क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर रेट्रोग्रेसिव एक टर्म आई थी कि रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो किन एनिमल्स में होता है। तो जो आपसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में आने वाले एनिमल्स में इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं उस सब फाइलम के, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के, उन सब में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। मतलब जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान वेल डेवलप फ्री स्विमिंग लार्वा मिलता है, वेल डेवलप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा मिलता है। और ये लार्वा जब चेंज होता है किसमें, अडल्ट में, तो लार्वा तो फ्री स्विमिंग है, बट जो अडल्ट बनेगा वो फिक्स्ड हो जाएगा, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस से वो फिक्स हो जाएगा, फिर वो मूवेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनकी लाइफ स्पेन में जो
इस एनिमल की लाइफ स्पेन में लार्वल स्टेज ज़्यादा डेवलप है, मोर डेवलप है, फ्री स्विमिंग है। तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो टेडपोल लार्वा ट्यूनिकेटा में भी देखे जाते हैं, तो उनमें इस तरह के फीचर्स देखे गए हैं। तो हर्डमानिया इसका एग्जाम्पल है। तो हर्डमानिया में ऐसा करेक्टर मिला है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसी वाले एग्जाम में। तो आप इस को इस तरह से समझेंगे बात को। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा है व्हील ऑर्गन को अगर हम सोचते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चिलाजोगामी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, मतलब चिलाजोगामी क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। चिलाजोगामी का मतलब होता है कि द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द चिलाजल एंड इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है, तो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री किस मेथड से हो रही है। तीन मेथड होते हैं एक्चुअल में, एक होता है पोरोगैमी, एक होता है मीजोगैमी और एक होता है चिलाजोगैमी। यहाँ पर चिलाजोगैमी पूछा है, तो जब पोलन ट्यूब की एंट्री चिलाजल एंड के थ्रू होती है तो उस टाइप के मेथड को या उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम चिलाजोगैमी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ऐसे केसेस, एक मोनोकोट प्लांट की कैटेगरी यहाँ पर दी है कैजुरिना, तो कैजुरिना में ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैजुरिना इसका आंसर हो जाएगा। हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्विनिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो क्विनिन यूज किया जाता है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से कौन सा प्लांट है या उसका ऑर्गन है जिससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बात सबको पता है और सबकी टंग पर ये चीज़ें आती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो ये बार्क ऑफ सिनकोना इसका आंसर होगा, बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट, वहाँ से यानी छाल से सिनकोना की, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है क्यूनिन को, मलेरिया को, पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 17th क्वेश्चन है। और 17th क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, द डी सेल्स एंड D2F सेल्स ऑफ पेनक्रियाज रेस्पेक्टिवली सिक्रीट। जो पेनक्रियाज के अंदर यहाँ पर कैटेगरी दी है सेल्स की, आपको पता है अच्छे से कि अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, डेल्टा या डी सेल्स होती है और पीपी सेल्स होती है। पीपी सेल्स को यहाँ पर D2F सेल्स भी बोला गया है। तो ये किन हॉर्मोन्स को रेस्पेक्टिवली सिक्रीट करती है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो डी या डेल्टा सेल्स होती है पेनक्रियाज में, वो पेनक्रेटिक सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। और जो पीपी सेल्स या D2F सेल्स होती है पेनक्रियाज में, वो पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करने का काम करती है। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 71st क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेस ड्यू टू। गिवन ऑप्शन में से कौन सी कैटेगरी ऑफ सेल्स होती है जिनमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है स्पंजेस के अंदर। तो आपको अच्छे से पता है कि अमीबोसाइट्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसी सेल्स है जो फूड को स्टोर करती है, कुछ ट्रांसफ़र करती है। आपने देखा होगा जो थिसोसाइट्स है वो फूड को स्टोर करने का काम करती है। जो स्केलोब्लास्ट है वो आपने सुना होगा कि जो स्केलेटन होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स, आपने नाम और सुना होगा स्पीकूल्स। तो स्केलोब्लास्ट स्पीकूल्स को सिंथेसाइज करने का काम करती है। और जो आर्कीसाइट्स है ये ऐसी सेल्स है जो फ्यूजन करके नई सेल्स को बना सकते हैं, किसी भी टाइप की सेल्स को सिंथेसाइज कर सकती है। इनका काम ओवा और स्पर्म्स को बनाने का भी होता है। तो इनमें रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, हम सी आंसर के साथ जाएंगे, हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, 72 क्वेश्चन आ जाता है। 72nd क्वेश्चन के साथ हम जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गा जू कोलोरेला। पैरामीशियम की कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिनमें जू कोलोरेला सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होता है। जू कोलोरेला एक एल्गी है, तो पैरामीशियम की कौन सी स्पीसीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम बर्सेरिया।
तो बर्सेरिया ऐसी स्पीसीज होती है पैरामीशियम की जहाँ पर जो क्लोरेला जो होता है वो एज ए सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होता है वहाँ पर। और पैरामीशियम कोडाटम के बारे में आप जानते हैं कि ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल कंटेनिंग पैरामीशियम होता है। ऑरेलिया में 3 न्यूक्लियस होते हैं तो उसे हम ट्राई न्यूक्लिएटेड कहते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd क्वेश्चन हमारा आ गया है। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। गिवन साइंटिस्ट में से कुछ साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म को इस्तेमाल किया है या ब्रायोफाइटा टर्म को देने का काम किया है। तो देखिए 1864 में ब्राउन ने इस टर्म को दिया है। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ब्राउन इन 1864, इन्होंने 1864 में ये टर्म दी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ। यूग्लिना को आप जानते हैं अच्छे से कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें बोथ कैरेक्टर्स इज फाउंड। तो आप देखते हैं कि इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कंडीशनल होती है इनकी लाइफ साइकिल में कि अगर इनकेस फूड का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, यूग्लिना जब एनिमल की तरफ परफॉर्मेंस देता है, अगर फूड का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है तो क्या करता है, ये अपने क्लोरोप्लास्ट को इस्तेमाल करके फूड का फॉर्मेशन कर लेता है, उसका अरेंजमेंट कर लेता है। इसमें वो सभी कंडीशंस होती है, पिगमेंट्स होते हैं जो सन की लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए भी, बी भी एंड बीटा कैरोटीन भी, ठीक है ना। तो बीटा कैरोटीन जो होता है ऑरेंजी या रेडिश कलर के होते हैं, कैरेटी कलर भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल ए डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर कह सकते हैं। और क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये सारे पिगमेंट्स वहाँ पर फाउंड होते हैं यूग्लिना के केस में। तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा 75 क्वेश्चन क्या कहता है, होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोथ नन। जो होमोलॉगी है एक्चुअल में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि जब जो ऑर्गन्स है उनका ओरिजिन और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, बट वो जब परफॉर्मेंस देते हैं नेचर में वो अलग अलग तरीके से देते हैं, यानी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। तो उनको हम होमोलॉगी या होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, उस प्रोसेस को हम होमोलॉगी कहते हैं और ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो एक्चुअल में जो रिलेटेड स्पीसीज है इवोल्व डिफरेंट ट्रेट्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रमोट कर रहा है। और डाइवर्जेंट पॉपुलेशन इवोल्यूशन में एक्चुअल में क्या होता है कि एक अगर इसका एक एग्जांपल हम माने अच्छे से, गुड एग्जांपल इसका माने, तो अगर ह्यूमन के जो फुट है वो इवोल्व होते हैं और टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मंकीज फुट, मंकी के फुट से वो डिफरेंट होते हैं, जबकि उन दोनों की जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। उन दोनों की एंसेस्ट्री कॉमन है, बट दोनों में जो फूड इवोल्व हुए हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को प्रमोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन डेवलप्स इनटू अ न्यू स्पीसीज। जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है वो न्यू स्पीसीज में डेवलप हो चुकी है। इस टाइप के एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे शार्क है और डॉल्फिन्स है। शार्क एंड डॉल्फिन्स ये भी कॉमन एंसेस्ट्री का एग्जांपल है। ऐसी फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स ये भी होमोलॉगी की तरफ इंडिकेट करता है। तो हमारा कॉमन एंसेस्ट्री और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दोनों यहाँ पर एग्जांपल यूज हो रहे हैं। तो हम किसको करेक्ट मानेंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो हम सी ऑप्शन को टिक करने का काम यहाँ पर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 76 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें प्रोफेज 1, देखिए जो मियोसिस डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है, उसमें
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 होते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेज 1 को स्पेसिफाई किया है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोफेज 1 का पार्ट नहीं है, प्रोफेज 1 में वो चीज़ें नहीं होती है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये भी होता है, इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं, जाइगोटिन स्टेज में होता है। और क्याजमेटा फॉर्मेशन ये पैकाइटिनियम स्टेज में होता है। क्याजमेटा का फॉर्मेशन जब क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है, तो जिन प्लेसेस पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उन्हीं फॉर्मिंग एरियाज को हम कहते हैं क्याजमेटा। तो दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज क्याजमा। तो ये भी होता है पैकेटिन स्टेज में, विजिबल होता है डिप्लोटीन में, बट होता है कहाँ पर, बनता कहाँ पर है, पैकेटिन स्टेज में। तो सेग्रीगेशन जो होता है ये आंसर ही सही है हमारा, क्योंकि सेग्रीगेशन या सेपरेशन जो होता है वो एनाफेज 1 के दौरान होता है, और एनाफेज 1 जो है वो अलग फेज है म्यूसिस 1 में। तो हम जाएंगे किस ऑप्शन के साथ में, हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77, गैमेटेंजियल कोपुलेशन इज कॉमन इन। गैमेटेंजियल कोपुलेशन में कोई स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन सिंथेसाइज नहीं होते हैं, कोई स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन सिंथेसाइज नहीं होते हैं। उसमें दो स्पेसिफिक गैमेटेंजिया जो स्पेसिफिक हाइफे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होते हैं, वहाँ पर सिनोसिटिक बॉडी होती है, उनके अंदर जो भी प्लांट्स मिलते हैं, क्लास है जिसका नाम है जाइगोमाइसिटीज, जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, तो उनमें सिनोसिटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है। सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब ये होता है कि बॉडी तो यूनिसेलुलर है बट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वाली है। तो वहाँ पर दो ऐसे हाइपी मेट करते हैं एक दूसरे से, जिनको हम मतलब गैमेटेंजिया बोलते हैं। पहले प्रोगैमेटेंजिया बोलेंगे, फिर इनको गैमेटेंजिया नाम देंगे। तो दोनों का जब वहाँ पर कोपुलेशन होता है, मेटिंग होती है, तो उसी प्रोसेस को गैमेटेंजियल कोपुलेशन बोला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सही हमारा वो जाइगोमाइसिटीज है। राइजोपस में ऐसे कैसे देखे गए हैं, म्यूकर में ऐसे कैसे देखे गए हैं, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और ध्यान रखेंगे जाइगोस्पोर इस गैमेटेंजियल कोपुलेशन की वजह से जाइगोस्पोर का प्रोडक्शन होता है, और जाइगोस्पोर बनने की वजह से इसको जाइगोमाइसिटीज बोला गया है। ठीक है ना, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच 78 क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन साइकस ओव्यूल। जो साइकस ओव्यूल होते हैं, कौन सा टिश्यू ऐसा है जो हैप्लॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड। तो देखिए इंटेगुमेंट है, ओव्यूल का पार्ट है, वो टू एन नेचर वाला होता है, डिप्लॉइड होता है। न्यूसेलस भी ओव्यूल का पार्ट है, न्यूट्रिटिव होता है, जो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को खाना या फूड देने का काम करता है। ये भी टू एन नेचर वाला होता है। बट जब हम एंडोस्पर्म की बातें करते हैं तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स नो डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पोलर न्यूक्लियाई नहीं होते। तो आपको ये भी पता है कि एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म सिंथेसाइज होते हैं वो ट्रिप्लोइड नेचर वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट सिंथेसाइज हुआ है उससे डायरेक्ट एंडोस्पर्म कन्वर्जन हो जाता है, और एम्ब्रियो सैक या मेगास्पोर हैप्लॉइड नेचर वाले होते हैं। तो जब उसे डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है कौन एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने के लिए, तो इसकी नेचर भी हैप्लॉइड ही रहेगी। तो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा। हम सी आंसर के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 79 क्वेश्चन के साथ हम जा रहे हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज। मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे या कुछ स्पीसीज की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं जिनका फंक्शन स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता। तो उस टाइप के ऑर्गन्स को क्या नाम देते हैं, डिजेनरेट ऑर्गन्स, डोरमेंट ऑर्गन्स, ड्वार्फ ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो हमारा डी आंसर राइट होना चाहिए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, उनका कोई फंक्शन ही नहीं होती बट वो बॉडी के अंदर है, वो हमें इसी तरफ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री में ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स रहे होंगे। अब उनका इतना यूज़ नहीं है, अब वो फंक्शन लेस हो गए हैं, क्लियर फंक्शन नहीं है उनका, तो उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 के बाद हमारा 80 क्वेश्चन आ गया है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ। तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है इसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं।
उसमें लगभग 16 to 18% RUBP होता है जो CO2 का एक्सेप्टर है। पूरे एटमॉस्फेयर में चाहे लैंड है या एक्वेटिक कंडीशन है, इनमें जो भी फूड फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स की बातें आप करेंगे या जो भी फूड फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, तो उनमें सभी में RUBP प्रेजेंट होता है CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि वो कैल्विन साइकिल को चला सके। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है वो रूबिस्को है। आपने सुना होगा रूबिस्को, तो वो CO2 एक्सेप्टर है, तो वहीं से नाम आ गया है RUBP कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला, उसे रिएक्शन करने वाला, कार्बोक्सिलेशन करने वाला। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, RUBP कार्बोक्सिलेज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्टिनोस्टील इज फाउंड इन गिवन ऑप्शन में से किन में एक्टिनोस्टील होती है? तो एक्टिनोस्टील जो होती है वो लाइकोपोडियम सिरेटम में होती है, जिसमें रिंग्स में होते हैं, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइकोपोडियम सिरेटम, इसकी स्पीशीज में एक्टिनोस्टील फाउंड होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। जो डबल फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है, अभी मैंने डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो उसमें आपने देखा होगा, देखिए नवासीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन को बताया था। और जिन प्लांट में इन्होंने स्टडी किया था वो दो प्लांट थे, एक तो लीलियम प्लांट था और एक फ्रीटिलेरिया प्लांट था। लीलियम एंड फ्रीटिलेरिया प्लांट, उन दोनों प्लांट में उन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले किसको? डबल फर्टिलाइजेशन को 1898 में। तो नवासीन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, SG नवासीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 83rd क्वेश्चन में दिया है कि इन स्कोलियोडोन द वर्क ऑफ एम्पुली लोरेंजिनी इज। स्कोलियोडोन को हम डॉग फिश भी कहते हैं, और तो इसमें जो एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी है उसका फंक्शन क्या है? तो थर्मोरिसेप्टर्स है, ये थर्मोरिसेप्टर्स है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोरिसेप्टर्स स्कोलियोडोन में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84th क्वेश्चन हमारा है, वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। गिवन ऑप्शन में से कौन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड पार्ट नहीं है कॉकरोच के अंदर? तो ए ऑप्शन दिया है, इट्स ब्लड इज कोल्ड हिमोलिम्फ, बिल्कुल सही है। हार्ट हैज 13 चैम्बर, ये भी सही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, ये भी बात सही है। तो पल्सेटाइल वेसिकल्स एब्सेंट प्रेजेंट होती है, पल्सेटाइल वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती है कॉकरोचेज में, तो यहाँ पर दिया है एब्सेंट है, तो यही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 85th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोसेस या फिनोमिनन है जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी करने का काम करता है ब्लड के अंदर? तो आपने नाम सुना होगा, क्लोराइड शिफ्ट आयंस प्रोसेस होता है, फिनोमिनन होता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी होती है ब्लड के अंदर। तो ये जो क्लोराइड शिफ्ट आयंस मैकेनिज्म है, उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमिनन को हैमबर्गर ने दिया है, तो हैमबर्गर्स फिनोमिनन इसका आंसर राइट हो जाएगा। हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, हैमबर्गर्स फिनोमिनन, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पोलिटीन क्रोमोजोम्स। पोलिटीन क्रोमोजोम्स को बल्बियानी रिंग्स भी कहते हैं, बल्बियानी ने इसको डिस्कवर किया है ना। और ये बड़े लार्ज क्रोमोजोम होते हैं, लैम्बर्स क्रोमोजोम से छोटे होते हैं। और आपको पता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। पोलिटीन क्रोमोजोम्स कहाँ फाउंड होते हैं? तो वो सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में होते हैं, और सबसे पहले ड्रोसोफिला के कीरोनोमस लार्वा के अंदर उनको देखा गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इनको हम बल्बियानी रिंग्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? एक्डाइसोन, एक नाम सुना होगा आपने, एक हार्मोन होता है मोल्टिंग हार्मोन, तो एक्डाइसोन हार्मोन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। तो दे हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस एंड मोल्टिंग, ये मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस में
काम आते हैं। तो एक्डाइसोन हार्मोन को मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। जिन बच्चों ने मेरी 2010 टीजीटी बायोलॉजी वाली वीडियो देखी होगी जो बायोडेटा क्लासेस में, तो प्लीज़ वो उसको ध्यान से देखें। उसमें मैंने चीज़ें पूरी तरह से डिफाइन की है इसके बारे में। तो उसके बारे में मैंने बताया भी है कि किसने डिस्कवर किया। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई जी बल्बियानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 87 क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो आपको सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंटल डे माना जाता है वो 5 जून को माना जाता है, ये बात आपको सभी को पता है। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, 5 जून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 88 क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। 88 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 88 क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही मैच नहीं कर रहा है, ये बताना है। इसमें सही मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मोनोसेक्राइड्स, फ्रुक्टोज। तो ये बात तो सही है, फ्रुक्टोज जो होता है मोनोसेक्राइड्स होता है, जिनका फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, C6H12O6। यही फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है। दोनों एक दूसरे के लिए आइसोमर्स का काम करते हैं, दोनों आइसोमर्स है, वह दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। तो ये पक्का क्या है, मोनोसेक्राइड है, तो इसका मतलब ये बात सही है। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है, ये भी बात सही है, वो भी पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। अब आगे क्या दिया है, डाइसेक्राइड्स, गैलेक्टोज, ये गलत है। गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड ही होता है ना। गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ये सब मोनोसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, डाइसेक्राइड्स। तो यही ऑप्शन जो है, जो हम सी की बात कर रहे हैं, यही ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। तो आगे क्या दिया, स्टार्च मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन शुगर्स। तो ये बात तो सही है, उनका उन सब का मिक्सअप होकर तब स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा अकॉर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 89 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। गिवन ऑप्शन में से राइजोबियम से रूट नोड्यूल नहीं बनता है, उस ऑप्शन को ढूंढिए। तो आपको अच्छे से पता है कि लेग्यूमिनेसी मेंबर्स में जो प्लांट्स या पल्सेस आती है, उनके रूट्स में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं, जिनमें लिग हीमोग्लोबिन और बैक्टीरिया की मदद से वहाँ पर, और प्लाज्मिक डीएनए ऑफ राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरियम की मदद से वहाँ पर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है क्योंकि उनके पास नोड जीन्स, निक जीन जैसे कंडीशन होती है प्लाज्मिक डीएनए के पास में। तो कजनस कजन अरहर की दाल में भी होता है ऐसा। साइसर एराइटिनम जिसे आप कहते हैं उर्द की दाल, उसमें भी ऐसा होता है। फिर चने की दाल, ग्राम को कहते हैं साइसर एराइटिनम, चना। और ग्लाइसिन मैक्स जिसे हम सोयाबीन कहते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है, उनकी रूट्स में भी नोड्यूल्स बनते हैं। तो चाहे कजनस कजन अरहर है, साइसर एराइटिनम ग्राम है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन है, उनमें सब में ऐसा होता है। लेकिन जो कैजुरिना दिया है, कैजुरिना ग्लोका, इसमें ऐसा नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा है कि इसमें रूट नोड्यूल नहीं बनते, बट इसमें राइजोबियम से रूट नोड्यूल नहीं बनते। इसमें एक अलग से एक एक्टिनोमाइसिस मेंबर होता है जिसका नाम होता है फ्रैंकिया, FRANKIA। मैंने क्या बोला, एक अलग से एक्टिनोमाइसिस होता है, उसको हम फ्रैंकिया कहते हैं, फ्रैंकिया। तो ये जो फ्रैंकिया होता है, यही रूट नोडुल को सिंथेसाइज करने का काम करता है कैजुरेना के अंदर, और ये एक्टिनोमाइसिस का मेंबर है। तो दैट मीन्स हम किस आंसर के साथ जाएंगे, पूछा है कि कौन राइजोबियम से नहीं बनता है, तो आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे, कैजुरेना ग्लोएका। तो ध्यान रखेंगे फ्रैंकिया से इमी रूट नोडुल बनते हैं, न कि राइजोबियम से। और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मेरी जो बैक्टीरिया वाली वीडियो आई है उसमें ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें से कम 2 क्वेश्चन इस बार भी आए हैं इस एग्ज़ाम में, और आगे भी उसमें आने की संभावना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90th क्वेश्चन, 90वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन, किस रीजन में, गिवन ऑप्शन में रीजन्स दिए हैं, तो किस रीजन्स में इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूट आता है, सब कॉन्टिनेंट आता है, तो उसको आपको बताना है। जो भारतीय महाद्वीप उप महाद्वीप है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो किस रीजन में आएगा, उसको आपको बताना है। तो देखिए, जो इंडिया है, पाकिस्तान है, या साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें नेपाल है, बर्मा है, थाईलैंड है,
मलेशिया है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ मैंने बताए हैं, ये सभी कंट्रीज़ जो होते हैं वो ओरिएंटल रीजन में आते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की बात आ रही है, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ओरिएंटल रीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91st क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्किटो नॉट हैव, मतलब जो मेल मॉस्किटो होता है उसके अंदर, उसके माउथ में कौन सा पार्ट गिवन ऑप्शन में से नहीं होता है? मैग्जिली एंड मैंडिबल, लेबियम एंड लेब्रम, मैग्जिलरी पाल्प्स एंड लेबियम, एंटीना एंड हाइपोफेरिंग्स। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। मेल मॉस्किटो के माउथ में मैग्जिली और मैंडिबल नहीं होते हैं, तो हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 92nd क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजिशन ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कोलरी इज, विब्रियो कोलरी बैक्टीरिया है, आपको पता है अच्छे से, ये कोलेरा डिजीज कोज करने का काम करता है। और इसमें जो फ्लैजेला होते हैं ओनली 1 नंबर होता है एक एंड पर, तो इसलिए इसको मोनोट्राइकस कहते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? मोनोट्राइकस में आ जाएगा। एम्फीट्राइकस किसे कहते हैं? जिसके दोनों एंड पर फ्लैजेला प्रेजेंट हो सिंगली सिंगली, तो उसको हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। एक ट्राइकस हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, जैसे कि पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस, प्लेग डिजीज को कोज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसमें कोई फ्लैजेला नहीं होते हैं, तो उनको हम ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और सिफिलोट्राइकस में क्लस्टर्स में फ्लैजेला होते हैं, सिफिलोट्राइकस में क्लस्टर्स में फ्लैजेला होते हैं एंड के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बैठेगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कोज्ड बाय, तो लीफ कर्ल, पपाया की जो लीफ कर्ल है, लीफ का कर्लिंग हो जाना, वो वायरस की वजह से होता है, तो ये वायरल डिजीज है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि माइकोप्लाज्मा से लीफ कर्ल नहीं होता, माइकोप्लाज्मा से बंची टॉप ऑफ पपाया होता है, तो इससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर माइकोप्लाज्मा से डिजीज की बात करते हैं आप पपाया के अंदर, तो वहाँ पर बंची टॉप ऑफ पपाया डिजीज होती है, लेकिन यहाँ पर लीफ कर्ल की बातें आती है, तो ये वायरस से होने वाली डिजीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नर्स सेल्स आर फाउंड इन, गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसके पास नर्स सेल्स मिलती है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, समझने की बात है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि नर्स सेल्स आर फाउंड इन liver worts which give the nutrition या food to the developing spores या स्पोर मदर सेल्स, तो उनको नर्स सेल्स कहते हैं। लिवर वर्ट्स में से कैसे मिलते हैं, लेकिन फ्यूनेरिया के अंदर भी जो उसका स्पोरोफाइट होता है, उसके स्पोरोफाइट के अंदर एक टर्म आपने सुना होगा, कोलुमेला, एक स्टेराइल पार्ट होता है जिसको हम कोलुमेला कहते हैं, उसमें पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं और उनमें भी फूड और वाटर प्रेजेंट होता है, जो डेवलपिंग स्पोर मदर सेल्स को, स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एज ए नर्स का काम करते हैं। तो यहाँ पर रिक्शिया और फ्यूनिया दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कंडीशन है, तो हम अब डिपेंड करेगा कि बोर्ड किस आंसर को यहाँ पर एज्यूम कर रहा है, रिक्शिया और फ्यूनिया में से। और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्वेश्चन ऑप्शन सी के साथ में, फ्यूनेरिया, क्योंकि उसमें कोलुमेला होता है, वो नर्स सेल्स के काम करते हैं, तो वेल डेवलप कोलुमेला वहाँ पर प्रेजेंट होता है जो स्टेराइल इन नेचर वाला होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या कहता है? द डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, जो मैंने बैक्टीरिया की वीडियो अपलोड की थी, जो मैंने बैक्टीरिया की वीडियो अपलोड की थी उसमें क्या था कि मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट कराया है, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कराया है कि सिट्रस कैंकर डिजीज किससे होती है, सिट्रस कैंकर डिजीज किससे होती है, तो वहाँ पर मैंने बोला था जैंथोमोनस सिट्राई, बैक्टीरिया मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट कराया है, जैंथोमोनस सिट्री से ये डिजीज होती है जिसको हम सिट्रस कैंकर डिजीज कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन है, तो 96 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा, गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्लांट कैटेगरी है जो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आता है? तो लाइकेंस नहीं आएगा, फंजाई नहीं आएगा, एल्गी नहीं आएगा, इनमें एम्ब्रियो वेल डेवलप नहीं होता। एल्गी में जाइगोट के बाद सीधा मियोसिस डिवीजन होकर नई डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिनसे नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं, नई एल्गी डेवलप हो जाती है। तो
ब्रायोफाइटा एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रायोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा कैटेगरी में टेकन करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा 96 का, वो कौन सा राइट होगा? हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 97वां क्वेश्चन। क्या कहता है? द सीनोसार्क ऑफ ओबेलिया, द सीनोसार्क ऑफ ओबेलिया इज, ओबेलिया के अंदर सीनोसार्क एक स्ट्रक्चर होती है, वो किस तरह की होती है गिवन ऑप्शन में से? वो ट्यूबुलर एंड नॉन लिविंग होती है, या ट्यूबुलर एंड लिविंग होती है, रोड लाइक एंड नॉन लिविंग होती है, रोड लाइक लिविंग होती है? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ओबेलिया जो होता है उसमें मेटाजेनेसिस मिलता है। और मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? वहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। किस तरह का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है? मतलब वहाँ पर दो स्टेज आती है, एक तो पोलिप होता है, एक मेडुसी होती है। पोलिप और मेडुसा का वहाँ पर जब ऑल्टरनेट फॉर्म चलती रहती है तो उसी टाइप की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो पोलिप फॉर्म होती है, ये जो पोलिप देखो, जो मेडुसा होता है वो तो फ्री मूविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन जो पोलिप होती है वो अटैच हो जाती है पर्टिकुलर सबस्टेटम से। तो उसमें उसकी जो स्केलेटन बनता है, जो उसका फॉर्मेशन होता है पूरी बॉडी का, तो उसमें सबसे बाहर की तरफ एक लेयर बनती है जो नॉन लिविंग होती है, उसको हम पेरिसार्क कहते हैं। ये पेरिसार्क जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर की ओर, अंदर की जो लेयर बनती है उसको हम कहते हैं सीनोसार्क। और सीनोसार्क जो होती है वो ट्यूब लाइक होती है और हमेशा लिविंग होती है। तो ट्यूबुलर एंड लिविंग होते हैं सीनोसार्क, और उनके ऊपर की ओर जो लेयर होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको पेरिसार्क कहते हैं, वो होती है नॉन लिविंग। तो यहाँ पर सीनोसार्क पूछा है, पेरिसार्क नहीं पूछा, तो आंसर हो जाएगा ट्यूबुलर एंड लिविंग, इसका आंसर हो जाएगा। हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 98 क्वेश्चन। इन a typical test cross, a plant showing dominant phenotype is crossed with plant showing dash phenotype। किस टाइप के फिनोटाइप को इस्तेमाल किया जाए कि जो टेस्ट क्रॉस है वो रिप्रेजेंट हो डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ में? अब डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है टेस्ट क्रॉस। जब F1 मेंबर का क्रॉस हम उसके रिसेसिव पेरेंट्स से कराते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब F1 मेंबर में क्या होता है? F1 मेंबर में जो एलील होते हैं दो, उनमें से एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। तो इस पूरे को हम डोमिनेंट फिनोटाइप बोलेंगे। ये डोमिनेंट फिनोटाइप है क्योंकि रिसेसिव का करेक्टर सप्रेस रहता है और डोमिनेंट का करेक्टर वहाँ पर एक्सप्रेस होता है, तो उसको हम डोमिनेंट फिनोटाइप बोल रहे हैं। तो F1 का क्रॉस किससे होना होगा? रिसेसिव पेरेंट से होगा। हम अगर F1 का क्रॉस किससे कराए? इसके रिसेसिव पेरेंट से कराए, तो इसका मतलब अगर मैं टी की बातें करता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराए, तो ये कौन है? ये कौन है? ये रिसेसिव पेरेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, रिसेसिव पेरेंट, सॉरी रिसेसिव कंडीशन हो जाएगी जो यहाँ रिसेसिव फिनोटाइप कंडीशन हो जाएगी जो F1 के साथ में क्रॉस करने के बाद में टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ, बोन्स की प्रेजेंस है और गिवन ऑप्शन में से कुछ कैटेगरी दिए हैं यहाँ पर, किसका यूनिक कैरेक्टर है? हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। तो जो हेमिकोडेटा है उसको तो कोडेट्स माना ही नहीं है, अब उसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया, इसको नॉन कोडेट्स मानते हैं। यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा ये प्रिमिटिव कोडेट्स है। यूरोकोडेटा मोस्ट प्रिमिटिव कोडेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो सिफेलोकोडेटा है वो ऐसे कोडेट्स है जिनमें ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले इनको फर्स्ट कंप्लीट कोडेट एनिमल्स भी बोला गया है। इसका इसी का एग्जांपल एम्फिओक्सस मैंने बताया जिसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। तो वर्टिब्रेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस क्लास के इस सब फाइलम के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें स्पेसिफिसिटी क्या है कि बोन्स उनमें यूनिक कैरेक्टर का काम करते हैं। तो हम वर्टिब्रेटा के साथ जाएंगे। वर्टिब्रेटा में आपको पता है कि वर्टिब्रेटा में दो सब फाइलम बनाए गए हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। आपको इस बात का पता है। एग्नेथा
में फिर क्लास होती है, उसे ओस्ट्रोकोडर्मी कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। लेकिन जब हम ग्नेथोस्टोमेटा की बातें करते हैं तो उसमें सुपर क्लासेज होती है, पीसीज एंड टेट्रापोडा। दो सुपर क्लास बनाई गई है, पीसीज एंड टेट्रापोडा। ये जो टेट्रापोडा होता है, टेट्रापोडा में फिर 4 क्लास बनाई गई है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज एंड मैमेलिया। तो इन सभी की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बोन, आप कह सकते हैं कि बोन ज़रूर होती है उनमें। तो हम वर्टिब्रेटा आंसर के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 100 क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन विच फॉर्म द नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रिडिया ऑफ नेरिस। नेरिस के नेफ्रिडिया, जो नेरिस के अंदर नेफ्रिडिया होता है जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स का काम करता है, तो नाइट्रोजन वेस्ट को वो डिस्कार्ड करता है। कौन से नाइट्रोजन वेस्ट को डिस्कार्ड करता है, तो आपको पता है कि नेरिस के अंदर क्वालिटी होती है कि वो वाटर में जो है वो फ्लोट कर सकता है वाटर सरफेस पर। तो और आप जानते हैं कि जो एक्वेटिक फॉर्म को फॉलो करते हैं वो अमोनिया की फॉर्म में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज आउट करते हैं। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, अमोनिया के साथ जाएंगे, है ना। तो ग्वानिन आंसर इसमें दिया है, वो आपको पता होगा कि रेप्टाइल्स में जो वहाँ पर स्पाइडर्स होते हैं वो ग्वानिन को जो है रिलीज करती है, और बाकी मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं जो कंजर्वेशन करते हैं वाटर का। यूरिया, अर्थवर्म में यूरिया भी जो है रिलीज आउट होता है, कुछ अमीनो एसिड्स होती है। तो लेकिन हमारा जो राइट आंसर है नेरिस को देखते हुए वो अमोनिया आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग। 101 क्वेश्चन कहता है कि फल को पकाने के लिए कौन से हॉर्मोन्स यूज होता है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, और वो एपिकल डोमिनेंसी कोज करने का काम करते हैं, 50 पर प्रेजेंट होते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवाइडिंग हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह परफॉर्म करता है, और जो फॉलिंग ऑफ लीव्स होती है उसमें ये जो प्रमोट करता है कि फॉलिंग ऑफ लीव्स जल्दी से हो जाए और स्टोमेटा क्लोज हो जाए। ये इसकी क्वालिटी होती है एब्सिसिक एसिड की। तो इनहिबिशन का काम करेगा। लेकिन जब हम इथाइलिन की बातें करते हैं तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट की राइपनिंग का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बोटेनिकल नेम ऑफ रोज वुड इज। रोज वुड का बोटेनिकल नेम क्या होगा। रोज वुड किसे कहते हैं, शीशम को कहते हैं भाई। शीशम की लकड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट वुड उसकी मानी जाती है। तो डेलबर्जिया सीसो हो या डेलबर्जिया लैटिफोलिया हो, ये इसका आंसर होगा। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज लाइकेन, गिवन ऑप्शन में से कौन लाइकेन से दिया है, टर्फ मोस, बोग मोस, आइसलैंड मोस, पीट मोस। जो टर्फ मोस होता है वो एक ब्राइफाइट है जिसका नाम है राहिटी डाई एडेल्फस। राहिटी डाई एडेल्फस एक मोस होता है, उसको हम स्प्रिंगी टर्फ मोस कहते हैं। तो ये तो लाइकेन नहीं होता है, तो मोस है, ब्राइफाइट में आता है। बोगमोस स्फेगनम को कहते हैं, इसी को पीट मोस भी कहा जाता है। तो ये भी क्या है, भी ब्राइफाइट्स में आते हैं, ब्राइफसिडा क्लास के मेंबर हैं, मोसिस होते हैं। ये जब हम आइसलैंड मोस की बातें करते हैं तो आइसलैंड मोस जो है एक लाइकेन होता है जिसको हम कहते हैं सिटरेरिया आइसलैंडिका। सिटरेरिया आइसलैंडिका। तो जो सिटरेरिया आइसलैंडिका है इसी को आइसलैंड मोस बोला जाता है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 104 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ मोनोकोट शोइंग एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज। कौन सा ऐसा मोनोकोट है जिसमें एबनॉर्मल या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम के अंदर। तो देखिए आपको पता होगा, पहले बात आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स कंटेनिंग वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। 2 टाइप के कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल। एम्फीक्राइबल या एम्फीसराइबल भी कह देते हैं, और एम्फीवेसल। जो एम्फीसराइबल टाइप के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें वो टेरिडोफाइट्स में होते हैं, फर्न के अंदर होते हैं बेसिकली। और उसमें क्या होता है कि जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम।
बट जब हम एम्प्टी वेसल की बातें करते हैं तो उसमें उल्टा केस हो जाता है, वहाँ पर फ्लेम सराउंडेड बाय जाइलम। तो उस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम एम्प्टी वेसल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और ऐसे बंडल्स ज़्यादा डेवलप होने की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है कुछ मोनोकोट्स में, जैसे कि ड्रेसिना है और यक्का है। तो ड्रेसिना और यक्का में भी ऐसे केस हो जाते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है YUCCA यक्का। तो इनमें भी ऐसे केस बन जाते हैं। तो कुछ मोनोकोट्स है लिमिटेड जिनमें इस टाइप की कंडीशन देखने को मिल जाती है, उसको एबनॉर्मल या एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बेसिकली मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि वहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इन प्लांट्स में इस टाइप के वैस्कुलर बंडल के ज़्यादा डेवलप होने की वजह से एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसी को एनामोलस या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 105 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन। जो यहाँ पर कंडीशन दी है 4 कंडीशंस, उनमें से जो कॉमन रॉक पिजन है वो किन में अपना नेस्ट फॉर्म नहीं करते हैं, बिल्ड नहीं करते हैं। तो फिजर ऑफ रॉक्स, फोर्ट्स, हाउसेज तो फिजर ऑफ रॉक्स में करते हैं, जो चट्टाने हैं उनके फिजर्स में करते हैं, जो पुराने किले होते हैं उनमें करते हैं, जो हाउसेज होते हैं पुराने हाउस या हाउस होते हैं उनकी उनमें करते हैं, ट्रीज पर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 106 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है और ये एक्चुअल में एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। और एस्परजिलस नाइगर जो होती है वो सिट्रिक एसिड को भी प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोनिक एसिड को भी प्रोड्यूस करती है और ऑक्जेलिक एसिड को भी प्रोड्यूस करने का काम करती है, लेकिन गैलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं करती है। गैलिक एसिड को सिंथेसाइज जो करती है वो पेनिसिलियम है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी एसिड वो प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हम सी आंसर के साथ जाएंगे, गैलिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 107 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गर्डेड लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो फर्न होते हैं टेरिडोफाइट में, जो एडवांस टेरिडोफाइट्स होते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, जैसे टेरिडियम है ना, जैसे टेरिस है, ड्राइपटेरिस है। तो जो एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं, फर्न होते हैं, उनमें लीफ ट्रेसेस वाली फीचर्स मिलती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो साइकस प्लांट है उसमें कुछ कैरेक्टर्स टेरिडोफाइट के मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के मिलते हैं। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनमें लाइकोपोडियम भी दिया है, सिरिजिनेला भी दिया है। ये भी टेरिडोफाइट है बट ये फर्न नहीं है और ये प्रीमिटिव टेरिडोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें लिप ट्रेसेस डेवलप, इनमें गडल लिप ट्रेसेस नहीं बनता है। पाइनस एडवांस हो गया है, कोनीफर में आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो उसमें भी गडल लिप ट्रेसेस डेवलप नहीं होता है। तो साइकस इसका आंसर राइट होना चाहिए। उसमें ही गडल लिप ट्रेसेस जो मेन फीचर होती है साइकस के पास में, जो कनेक्ट करती है इसको टेरिडोफाइट से, मतलब कि उसके करेक्टर्स इसमें आए हैं। और मतलब ये टेरिडोफाइट से डेवलप हुआ है। ये हमें इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो इवोल्व फ्रॉम सम स्पेसिफिक प्लांट्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो आपने ये भी पता होगा कि जिम्नोस्पर्म का ये जो लास्ट ऑर्डर होता है उसको निटेल्स ऑर्डर कहते हैं। और निटेल्स ऑर्डर में नीटम आता है, इफिड्रा आता है, वेलविचिया आता है। तो उनसे कौन क्रिएट हुए हैं, डेवलप हुए हैं, एंजियोस्पर्म्स डेवलप हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि नीटम जैसे प्लांट या जो इफेड्रा जैसे प्लांट है, ये जो निटेल्स ऑर्डर के आने वाले प्लांट्स हैं वो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं जिम्नोस्पर्म का एंड एंजियोस्पर्म्स का। तो हमारे यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, साइकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम टेप्टम इज जनरली। जो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनके उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी वो लेयर्स होती है। सबसे बाहर की लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होगा, एंडोथीसियम होगा। एंडोथीसियम के नीचे क्या होगी, मोर देन वन लेयर्स होती है, उनको मिडिल लेयर्स कहते हैं। बट मिडिल लेयर्स के बाद में एक सिंगल लेयर होती है, हाईली डेंस मटेरियल कंटेनिंग, हाईली न्यूट्रिटिव इन नेचर, पिगमेंटेड होती है, न्यूट्रिटिव होती है, पोलीप्लोइड या मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है ईच सेल। तो उस पूरी लेयर को हम टेपेटम कहते हैं। वो एक लेयर होती है जो अंदर डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन्स को, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टिल द मैचुरेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा है कि कितनी लेयर वाली होती है, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगल लेयर होती है, वन लेयर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 109 क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल was used by Lamarck to
प्रूव हिज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल उन्होंने इस्तेमाल किया लेमार्क ने प्रूव करने के लिए? किसको? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को। तो आपको अच्छे से पता है कि जिराफ वाली बातें थी, उनकी गर्दन लंबी हुआ करती थी। वो गर्दन यानी नेक लंबी होने का रीजन क्या था कि उन्होंने ट्राई किया, एफर्ट किया, करते गए तो नीचे की जो वेजिटेशन थी वो कम होती गई। तो उन्होंने फिर ट्रीज से उनकी लीव्स को खाने की कोशिश की, एफर्ट किया, तो इससे उनकी गर्दन, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक दिया था, आपको पता है अच्छे से कि इससे उनकी जो नेक है वो लंबी होती चली गई, मतलब वो अडेप्ट होते चले गए उसी के अकॉर्डिंग। तो यानी जिराफ के एग्जाम्पल को यूज करके उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 110 की बातें करते हैं। द सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय। जो सेल है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलिज है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात आती है, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो कैसे मूव करते हैं, गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कंडीशन जो उनको मूव कराने की काम करती है? यहाँ पर सेल को नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज की बातें कर रहे हैं। और सेल ऑर्गेनेलिज कहाँ है? वो सेल के बाहर नहीं बैठे हैं, वो सेल के अंदर बैठे हैं। तो वो कैसे मूव करेंगे सेल के अंदर, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, किसकी मदद से करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो अगर प्लांट्स की बात आती है तो माइक्रोट्यूबुल्स आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स बातें बोली है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो एनिमल्स में माइक्रोफिलामेंट्स, आपने टर्म सुना होगा, वो एक्टिन फिलामेंट्स भी कहलाते हैं। और माइक्रोट्यूबुल्स भी होती हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं कौन? माइक्रोफिलामेंट्स। और ट्यूबुलिन प्रोटीन के कौन बने होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये दोनों ही वहाँ पर यूज होते हैं, इनको हम साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन की मदद से ऐसा होता है। तो आप सी आंसर के साथ जाएंगे, बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 111 क्वेश्चन। यूरोमेस्टिक्स इज कॉमनली नोन एज, यूरोमेस्टिक्स को कॉमनली क्या कहते हैं गिवन ऑप्शन में से? तो गिरगिट दिया है, स्पाइनी टेल लिजार्ड दिया है, फ्लाइंग लिजार्ड दिया है, वो लिजार्ड दिया है। तो जो यूरोमेस्टिक्स होता है उसकी टेल पर स्पाइंस होते हैं, ऐसी लिजार्ड ये होती है। तो हम स्पाइनी टेल लिजार्ड इसको कहते हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। वायरसेस के बारे में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, सही नहीं है? तो वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, बिल्कुल सही बात है। जब तक इनका होस्ट है तो ये उसके ऊपर ही रहते हैं, उसमें ही इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं लिविंग थिंग के अंदर। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, ये नॉन सेलुलर है, इसकी अपनी कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है, और ये केवल लिविंग सेल के अंदर ही एंट्री करके जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो वो पैरासाइट के बिना ये नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अभी तक सही है हमारे। वायरसेज आर सैप्रोफिटिक, वायरसेज जो है सैप्रोफिटिक, ये बोल रहा है कि डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स पर वायरसेज जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक लिविंग थिंग नहीं होगा, लिविंग थिंग की सेल नहीं होगी, तो तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया है। गलत ऑप्शन ही हमें बताना कि कौन सा राइट नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। ये बात बिल्कुल सही है, आपको अच्छे से पता है कि वायरस की जो बॉडी होती है वो न्यूक्लियोप्रोटीनेसिस होती है। मतलब क्या? अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, और बाहर की तरफ जो कवर्ड रहता है एज ए एनवेलप की फॉर्म में, वो प्रोटीन होती है। प्रोटीन को आपको पता है कि कैप्सोमियर प्रोटीन्स, और कैप्सुलर प्रोटीन्स की जो कॉम्प्लेक्स होती है उसको कैप्सिड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज में बाहर की कवरिंग क्या होती है? प्रोटीनेसिस होती है, वो कैप्सिड, कैप्सोमियर कंटेनिंग कहते हैं। और जो अंदर होता है वो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 113 क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लैंक दिया है, इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी में आता है गिवन ऑप्शन में से? ए ऑप्शन दिया है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA भी कहते हैं इसको। ये डेफिनेटली प्लांट की बॉडी या ऑर्गन्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, नेचुरली है। यहाँ पर पूछा सिंथेटिक, आगे क्या दिया है? IBA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड प्लांट के ऑर्गन्स के अंदर डेवलप होता है, वो नेचुरली भी होता है, और लेबोरेटरी में भी उसको डेवलप कर दिया गया है। वो आर्टिफिशियल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है, दोनों तरीके से काम करता है, बट वो नेचुरली भी होता है। लेकिन जब बात आती है NAAA की, जब बात आती है
NaA की बातें आती है, इसको नेप्थलीन एसिटिक एसिड कहते हैं, NaA। तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन होता है, इस बात का ध्यान रखें। और टिश्यू कल्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, अर्ली रूटिंग फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 114 क्वेश्चन, क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर्स इज फाउंड इन, यानी ऐसे जूस्पोर जिनमें 4 फ्लैजिला डेवलप होते हैं, है ना। तो इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एल्गी है? सभी एल्गी के नाम दिए हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वोल्वोक्स, नोस्टोक। नोस्टोक तो साइनोबैक्टीरिया में आता है, और वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो यूलोथ्रिक्स है उसमें जो स्पोर्स के पास में 4 फ्लैजिला हो सकते हैं, उनको हम क्वाड्रीफ्लैजिलेट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 115 क्वेश्चन क्या कहता है? द ओवलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ। ओवलिफेरस स्केल वो होता है जिसमें ओवल्स डेवलप होते हैं पाइनस के अंदर, जो हम चीड़ का प्लांट भी इसको कहते हैं। तो उसमें देखिए, एक तो ब्रैक्ट स्केल होता है, एक ओवलिफेरस स्केल होता है। 2 तरह के स्केल मिलते हैं पाइनस के अंदर। ब्रैक्ट स्केल्स में ओवल्स नहीं बनते हैं, लेकिन जो ओवलिफेरस स्केल्स होते हैं उसमें ओवल्स डेवलप होते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। तो मेगास्पोरोफिल का ही पार्ट होता है कौन? ओवलिफेरस स्केल। और फिर जब कंपोजिट फॉर्म बन जाती है तो इसमें बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, उनको हम फीमेल कोन्स कहते हैं, फीमेल कोन। तो पाइनस में ऐसे केसेस होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम स्पेशली मेगास्पोरोफिल नाम देंगे, जहाँ पर ओवलिफेरस स्केल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल? एज ऑफ मैमल गिवन एरा में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी मैमल्स का जो टाइम रहा है, मैमल्स पूरी तरह से डेवलप हुए हैं, तो मैमल्स पूरी तरह से जो डेवलप हुए हैं, तो देखिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एज ऑफ रेप्टाइल्स पूछ लेते हैं, कभी एज ऑफ मैमल्स पूछते हैं, कभी एज ऑफ फिशेस पूछते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। हर बार इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर जो एज ऑफ मैमल्स की बात आती है, तो सीनोजोइक एरा इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, सीनोजोइक एरा। जब रेप्टाइल्स की बात आती है, एज ऑफ रेप्टाइल्स की जब बात आएगी, एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो मेसोजोइक एरा को टिक करेंगे। जब आप कहेंगे कि एज ऑफ फिशेस की बात आती है, तो आप डेवोनियन, जो पैलेयोजोइक एरा का पार्ट है, डेवोनियन, तो तब आप वो आंसराइज करेंगे। जब हम एज ऑफ एम्फीबियंस की बातें करते हैं, तो प्रीमियन पीरियड ऑफ पैलेयोजोइक एरा, आप उसके बारे में बताएंगे। जब एज ऑफ मैमल्स की बातें आती है, तो सीनोजोइक एरा के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सीनोजोइक एरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 107 चलते हैं हम 117 क्वेश्चन की ओर। 117 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन एम्फिओक्सस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए, मैं फ्रॉग एंड इट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाली एक जो मैंने वीडियो अपलोड की थी बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें मैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, फ्रॉग के बारे में। तो वहाँ पर कुछ टर्म इस्तेमाल की गई थी, इपीबोली, एम्बोली, इन्वेजिनेशन, तो कुछ इस तरह की टर्म्स वहाँ पर इस्तेमाल की गई थी, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था उसमें। तो यहाँ पर एम्फिओक्सिस से कैसे अलग है? तो गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग के दौरान आप जानते हैं कि मैंने बताया था, जब क्लीवेज चल रहा होता है तो 2 तरह की सेल्स बनती है, 2 कैटेगरी बनती है, 4 सेल्स ऊपर, 4 सेल्स नीचे बनती है। माइक्रोमियर्स कहते हैं और मेगामियर्स कहते हैं, मैक्रोमियर्स कहते हैं, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स कहते हैं। तो हमने बताया था जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर डिफाइन की थी बातें, कि जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो मोर एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट, वेरी वेरी फास्ट डिवीजन करना शुरू कर देते हैं।
और जो मैक्रोमियर्स होते हैं वो इनएक्टिव से रहते हैं, पैसिव रहते हैं। तो आप समझ गए हो कि आंसर क्या होना चाहिए। तो 117 का जो आंसर होगा वो पैसिव मैक्रोमियर होगा, क्योंकि जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो तो एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली रैपिडली डिवीजन करते चले जाते हैं। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, पैसिव माइक्रोमियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 118 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर जनरली नॉट फाउंड इन। सेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं मिलता है गिवन ऑप्शन में से किसमें नहीं मिलता। एगेरिकस, पाइथियम, एल्बुगो, राइजोपस। इसमें जो एगेरिकस है वो बेसिडियोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है फंजाई के अंदर, और ये जो पाइथियम है, एल्बुगो है, पाइथियम एल्बुगो आपने नाम सुना हुआ है, क्लास फाइकोमाइसीटीज क्लास उसका मेंबर है जिसमें फाइटोप्थेरा भी आता है। लेकिन जो राइजोपस है वो जाइगोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है। तो पाइथियम, एल्बुगो और राइजोपस इन तीनों कैटेगरी में हमेशा एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप होते हैं। जब मैं राइजोपस की बातें करता हूँ तो उसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। जब मैं एल्बुगो पाइथियम की बातें करता हूँ तो वहाँ पर भी स्पोर्स बनते हैं, वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जैसे जो स्पोर्स आपने सुना होगा जो स्पोरेंजियम के अंदर। तो उस तरह के फीचर्स इनमें मिलते हैं, नहीं एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें डेफिनेटली फाउंड होते हैं। लेकिन जो मैं एगेरिकस की बातें करता हूँ तो एगेरिकस बेसिडोमाइसीटीज क्लास का मेंबर है, उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं देखे गए हैं, उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप नहीं होते, उसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बेसिडियोकार्प बनता है बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर। बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडिया होते हैं, बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो हैप्लोइड इन नेचर होते हैं, जो एक्सोजीनस इन ओरिजिन होते हैं, जो नए फंगल माइसीलियम को बनाने का काम करते हैं। तो हम जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो एगेरिकस होगा, हम एगेरिकस के साथ जाएंगे, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 190th क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोर्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। गिवन ऑप्शन में से आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल में अगर मोर्फोलॉजिकली हम स्टडी करें तो कितनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स प्रेजेंट होती है मोर्फोलॉजिकली। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मोर्फोलॉजिकली एक फॉर्म होती है ट्रोफोजॉइट जो फीडिंग स्टेज है, जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये शेप फिक्स नहीं है। एक दूसरी फॉर्म होती है सिस्ट फॉर्म, प्रीसिस्ट फॉर्म, से प्रीसिस्ट फॉर्म कहते हैं। सेकंड नंबर पर प्रीसिस्ट फॉर्म है जो इंटरमीडिएट स्टेज का काम करती है, यानी ट्रोफोजॉइट और सिस्ट के बीच की जो स्टेज है वो प्रीसिस्ट स्टेज कहलाती है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो सिस्ट फॉर्म है। तो तीन फॉर्म हो गए, ट्रोफोजॉइट फॉर्म, प्रीसिस्ट फॉर्म और सिस्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम तीन फॉर्म्स कह सकते हैं मोर्फोलॉजिकली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम किस आंसर के साथ जाएंगे, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तीन फॉर्म्स होती है मोर्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द कोज ऑफ सेरिब्रल मलेरिया इज। जो सेरिब्रल मलेरिया है उसका रीज़न कौन है, कारण कौन है, उसका कौन उसको कोज करने का काम करता है। सॉरी। तो आप जानते हैं अच्छे से कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यही सेरेब्रल मलेरिया को कोज करने का काम करता है। तो हम क्या आंसर टिक करेंगे, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी के बारे में आपको पता है अच्छे से, आपको भी पता है कि सफनर डोट्स क्या होते हैं। सफनर डोट्स जो है जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं आरबीसी में, उनमें देखे जाते हैं सफनर डोट्स प्लाज्मोडियम वाइरस के इन्फेक्शन के दौरान, है ना। और जीमन्स डोट आपने सुना होगा वो मलेरिया में होता है, जीमन्स डोट। और मोरस डोट्स आपने सुना होगा वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन के दौरान होता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 121 है। तो 121 क्वेश्चन क्या कहता है, मोर्फोलॉजिकल डायमोर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ। गिवन ऑप्शन में से यहाँ पर एल्गी के नाम दिए हैं बहुत सारे, हम लोग चार ऑप्शन में एल्गी है यहाँ पर, तो क्लेमाइडोमोनस, यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम, ये ग्रीन एल्गी है, तीनों की तीनों क्लोरोफाइसी के मेंबर्स है। और एक्टोकार्पस जो होता है वो फियोफाइसी का मेंबर है।
तो यहाँ पर पूछा है कि मोर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म किसमें मिलता है, तो क्लेमाइडोमोनास में ऐसा नहीं होता, डायमॉर्फिज्म नहीं होगा, यूलोथ्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ओडोगोनियम में ऐसे केसेस देखे जाते हैं। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ओडोगोनियम। अगर मैं एक्टोकार्पस की बात करूँ तो एक्टोकार्पस में स्पोरोफिटिक बॉडी अलग होती है, गैमेटोफिटिक बॉडी अलग होती है, यानी डिप्लॉइड बॉडी अलग होती है और हैप्लॉइड बॉडी अलग होती है। तो लेकिन ओडोगोनियम में मोर्फोलॉजिकली डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 122nd क्वेश्चन हमारा है, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में कौन परफॉर्म करता है? दो पार्टनर है उसके अंदर, एल्गी एंड फंजाई। और ध्यान रखेंगे कि जब लाइकेन का फॉर्मेशन होता है तो उसके फॉर्मेशन में जो दो पार्टनर एसोसिएट होते हैं वो एल्गी है एंड फंजाई है। तो एल्गी मुश्किल से 5 to 10% ही पार्टनरशिप जो है वहाँ पर मेंटेन करता है, लेकिन जो 90 से लेकर 95% पार्टनरशिप करता है वो फंजाई है। तो फंजाई में जो है स्पोर्स बनते हैं, वही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 122nd का? हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, वही रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला होता है, तो फंजाई ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनवर्टेड कोर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन, गिवन ऑप्शन में से किन में इन्वर्टेड कोर्टिकल वैस्कुलर बंडल होते हैं? तो देखिए, आपको दो नाम जरूर याद होने चाहिए। जब इन्वर्टेड कोर्टिकल वैस्कुलर बंडल होते हैं, यानी जो कोर्टेक्स होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, स्टेम्स में हाइपोडर्मिस होता है, वो कोलेनकाइमा का बना होता है। लेकिन कोलेनकाइमा वाले हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स होता है, सो हम कोर्टिकल रीजन भी कहते हैं, जिसमें फूड स्टोरेज का काम होता है। तो वो लार्जेस्ट एरिया माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट देखे गए हैं, देखिए एक्चुअल में वैस्कुलर बंडल्स होते कहाँ हैं, वो मेडुला में होते हैं, पित्त के अंदर होते हैं, और उन बंडल्स को मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं जनरली। बट दो प्लांट ऐसे हैं, निक्टेंथस और कैजुरिना। निक्टेंथस डाइकोट प्लांट है, कैजुरिना मोनोकोट प्लांट है। इनके स्टेम्स में कोर्टेक्स के अंदर भी वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब मेडुला के अंदर तो होते ही होते हैं, बट कोर्टेक्स के अंदर भी वैस्कुलर बंडल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। आमतौर से क्या होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है, जाइलम अंदर की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जाइलम बाहर की ओर और फ्लोएम अंदर की ओर होते हैं। तो निक्टेंथस में ऐसे केसेस वेल डेवलप देखे गए हैं, इन्वर्टेड कोर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, बी आंसर के साथ जाएंगे, निक्टेंथस हमारा आंसर राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पेपस। कौन सा ऐसी फैमिली है जिनमें कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, हेरी हो जाते हैं, और क्लस्टर्स, जो हेरी क्लस्टर्स होते हैं उसको पेपस कहते हैं? तो किन फैमिली में ऐसा केस बन जाता है? तो ऐसी कौन सी फैमिली है? एक फैमिली का नाम सुना होगा आपने, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। उसमें सनफ्लावर होता है, क्राइजैंथेमम होता है, मैरीगोल्ड होता है ना, और आप देखते हैं कि एजिरेटम होता है। तो वो सारे प्लांट उसी में आते हैं, और उसको एस्ट्रेसी फैमिली भी कहते हैं, कंपोजिटी को। और उसमें क्या होता है कि जो कैलिक्स होते हैं वो हेरी हो जाते हैं और परसिस्टेंट होते हैं अप टू द मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट ऑल्सो, यानी कि लंबे समय तक रहते हैं। तो उसी मॉडिफाइड कैलिक्स को हम पेपस बोलते हैं, और ये इसकी मेन फीचर है कंपोजिटिव फैमिली की। तो हम सी आंसर को टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिएंडर मॉस। तो रिएंडर मॉस किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लाइकेंस के कुछ कैटेगरी दी है, लोबारिया और रेमेलिना, कैलेडोनिया, पारमेलिया। तो जो रिएंडर मॉस की बातें आती है, तो रिएंडर मॉस जो होता है वो कैलेडोनिया रेंजीफेरा को कहते हैं। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई की है कि एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दूं, और कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो डिपेंड करेगा कि बोर्ड किस क्वेश्चन के, मतलब क्वेश्चन के आंसर को एज्यूम करेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं एक बेटर एक्सप्लेनेशन आपको दूं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ताकि सभी उसका बेनिफिट उठा सकें। और फिर से हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे, एक नया कंटेंट लेकर। तब तक के लिए
धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।